नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी परीक्षा पर। हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का आज लास्ट एक टॉपिक है, जो कि जहां पे मैं आपको एसएससी के वो सभी सवाल यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी जो कि आपके पूछे जाते हैं। हिस्ट्री हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट लेंगे वो आपको कल अपडेट हो जाएगा आपके चैनल पे ही, तो ज़रूर जो है चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग रवि। चलिए, तो जल्दी जल्दी से सभी कनेक्ट कर दीजिए, क्या क्लास को जो है सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर कनेक्ट कर लें। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन को, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए उन सवालों पे बात करेंगे जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत के इतिहास से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कराते हुए ही चल रही हूँ। ज़्यादातर हमने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को, और आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक विरोध के दिन के रूप में कौन सा दिन मनाया गया है? 8 अप्रैल 1919, 6 मई 1920, 6 अप्रैल 1919 या फिर 8 मई 1919। ठीक है, देखो आपको बता दूं, ये जो समय है रॉलेट एक्ट लाया गया था आपका 1919 में, और ये समय था आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो है, इस समय विश्व की महान शक्तियां जो है आपस में लड़ रही थी, और इनके सहयोग के लिए भारतीयों को भी ले जाया गया, और भारतीयों ने पुरजोर तरीके से जो है इनका समर्थन भी किया। और बाद में ये डिसाइड किया गया, लोगों को लगा कि इस सब के बाद जो है भारत की रियासतें जो है ये इनको वापस भारतीयों को दे दी जाएंगी ब्रिटिशों के द्वारा, जब ये युद्ध खत्म होगा। ब्रिटिशों ने भी बड़े बड़े वादे किए, उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे ये सब चीजें, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसके बाद आप देखोगे कि विश्व भर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, और भारत में भी जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इसी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सिडनी रॉलेट के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया। अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा? सिडनी रॉलेट के द्वारा। सिडनी रॉलेट के द्वारा एक एक्ट पारित कर दिया गया। अब यहाँ पे जैसे वही चीज हो गई ना कि सब जगह से वो विरोध जो है प्रदर्शन हो रहा था, तो बहुत अग्रेसिव हो चुके थे ब्रिटिशर्स। इसी में आप देखोगे कि इन्होंने एक एक्ट लाया जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं, सिडनी रॉलेट के द्वारा। इसमें होता क्या था? बेसिकली इस एक्ट के माध्यम से जितने भी राष्ट्र की क्रांतिकारी थे, ठीक है, जितने भी आंदोलनकारी थे, उनको बिना किसी अपील, बिना किसी दलील और बिना किसी वकील के ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। वैसे ये एक प्रोसेस होता था कि अगर किसी पर कोई आरोप लगाया है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी वकालत होगी, फिर उसको सजा सुनाई जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हो रहा था। जो भी ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहा था उसको सीधे सीधे उठाकर क्या कर रहे थे? जेल में डाल दे रहे थे। तो बिना किसी ना अपील, ना दलील और ना ही कोई वकील, लोगों को क्या किया जा रहा था? राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। ठीक है, गिरफ्तार किया जा रहा था, यानी कि सीधे सीधे उन्हें जेल में डाला जा रहा था। तो यहाँ पर इसका विरोध भारत के पूरे देश में जो है आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो एक्ट है, इसका प्रदर्शन, इसका जो रिजल्ट भारतीयों को देखना पड़ा है, वो एक बहुत ही प्रमुख घटना है जो कि आपसे पूछी जाती है, और वो है जलियांवाला हत्याकांड। वो इसी एक्ट के आने की वजह से हुआ था। आइए इसको समझते हैं। मैंने बताया आपको कि 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आया है। रॉलेट एक्ट को लाया गया। अब यहाँ पे लोगों को क्या किया जा रहा है? गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी में 2 आंदोलनकारी होते हैं, एक होते हैं सत्यपाल और दूसरे व्यक्ति होते हैं किचलू। कौन होते हैं? किचलू। इनको भी क्या कर लेती है ब्रिटिश सरकार? इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, क्या करती है? गिरफ्तार कर लेती है। और इन्हीं की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है, खिलाफ
पंजाब में खिलाफ, पंजाब में क्या होता है, प्रदर्शन, पंजाब में प्रदर्शन किया जाता है कि भाई इनको बेवजह ही आपने उठाकर गिरफ्तार कर लिया है, इन लोगों की रिहाई कीजिए, इनका क्या है, आप जो कर रहे हैं हम तो उसी का विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर इनके ही खिलाफ जो है पंजाब में अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग, यहाँ पर क्या होंगे, कई सारे लोग जो हैं, मासूम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन। कहाँ पे, वैसाखी के दिन यहाँ पर, और ये डेट होती है आपकी 13 अप्रैल 1990। और आपको मैंने बताया कि ये प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं जो हैं ऑलरेडी ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना चुकी थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे भारत में हमारा औपनिवेशिक शासन है, यहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी विरोध चल रहा है, तो हम क्या करें, हम सबको खत्म कर देंगे। तो यहीं पर आप देखोगे कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और प्रदर्शन करते हैं कि इन दोनों की रिहाई को किया जाए। ये सिर्फ जलियांवाला बाग में ही नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अब आप देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड आप पढ़ते हैं, क्योंकि इस जलियांवाला में जो प्रदर्शनकारी थे इन पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उनको क्या कर दिया गया, उन पर निहत्थे थे। वो लोग सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, युवा सारे लोग थे, और वो किसी हथियार के साथ नहीं गए थे, वो निहत्थे थे। उनको कोई ब्रिटिश सरकार को कोई वायलेंस नहीं करना था, उनको सिर्फ मांग कर रहे थे। लेकिन इस जलियांवाला बाग के बाहरी दरवाजे को बंद करके यहाँ पर जनरल ओ डायर के द्वारा, जनरल आर डायर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अंधाधुंध तरीके से गोलियां चलाई जाती हैं, ठीक है, गोलियां चलाई जाती हैं और जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं उन सभी को मार दिया जाता है, ठीक है, कि भाई अब हमारा कोई भी विरोध करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये घटना जो है इतिहास में हमेशा पूछी जाती है, याद रखिएगा। ये घटना है वैशाखी के दिन आपकी 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर आप देखोगे कि जब ये घटना हो जाती है तो भारत के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर होते हैं वो इस घटना का काफी ज्यादा विरोध करते हैं, जिसमें आप देखोगे इसी के बाद क्या होता है कि ये कहा जाता है कि ये जो घटना है ये बिल्कुल गलत है, आप इसकी जांच करिए और जिसने भी इस पर एक्शन लिया है उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाइए। तो आप देखेंगे कि इसी की जांच के लिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए यहाँ पर एक हंटर कमीशन का गठन किया जाता है, ठीक है, हंटर कमीशन का गठन किया जाता है जो कि किसकी जांच करती है, आपकी जलियांवाला हत्याकांड की। देखो हंटर कमीशन के नाम से दो कमीशन आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही अलग अलग है। एक हंटर कमीशन आपको देखने को मिलेगा 1882 में, ठीक है, जो कि शिक्षा के लिए लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर जो हंटर कमीशन है ये 1919 का हंटर कमीशन है जो कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया गया था। अगर पूछा जाए तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि ये घटना सभी को आघात पहुंचाती है। इसके बाद ब्रिटिशों के द्वारा जो भारतीय थे जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इनको ब्रिटिशों के द्वारा कुछ उपाधियां दी गई थी। तो इस घटना के बाद आप देखेंगे कि महात्मा गांधी को जो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, ये इन्होंने क्या कर दी, त्याग दी। ये लो भाई, आपकी ऐसी उपाधि हमें नहीं चाहिए, आपने हमारे ही लोगों को मारा है, हमें इस उपाधि की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपको वापस करते हैं। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की और रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर टैगोर की कौन सी उपाधि गई थी, नाइटहुड की उपाधि। तो ये दोनों ही उपाधियां जो है ये क्या कर दी गई, इनका त्याग कर दिया गया। ये एक तरीके का विरोध प्रदर्शन था किसके खिलाफ, आपके जलियांवाला हत्याकांड के खिलाफ। क्लियर है यहाँ पे चीजें। देखो यहाँ से ना इसी तरीके से सवाल जो है आपके बनेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेशन को जो है आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी सभी स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर कनेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये जो घटना थी ये कब की है, आपकी
6 अप्रैल आपके एक्ट के खिलाफ अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है, तो ये 6 अप्रैल 1919 के दिन की। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने और बाल गंगाधर तिलक ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है किसकी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, जो कि एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी थी। ये क्या थी? वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, वो ब्लॉक ये क्या थी? आपकी वामपंथी राष्ट्रवादी पार्टी थी। ठीक है, राष्ट्रवादी पार्टी थी, जिसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में बनाया गया था। ठीक है, जिसे 1939 में किसके द्वारा गठित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो अगर आप से पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इससे पहले आपको याद होगा कि इस घटना से पहले सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षता को लेकर डिस्प्यूट हो गया था। ये मैंने आपको जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन वाला सेशन कराया था, तो उसमें मैंने बताया था कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा अधिवेशन होता है। ठीक है, किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद अगली साल फिर से 1939 में यह अधिवेशन होता है त्रिपुरी में। कहां पर? त्रिपुरी में। जगह भी याद रखिएगा, डिस्प्यूट पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी में जो अधिवेशन होता है, वहां पर भी सुभाष चंद्र बोस को दोबारा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस तो अध्यक्षता निभा चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बना देना चाहिए? आपके पट्टाभी सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहिए। ठीक है, तो जब ये बात, अब मान लीजिए कि मेजॉरिटी में किसी को वोट मिल रहे हैं कि आपको अध्यक्ष बनाया जाए, और फिर अचानक से उनको जो है रिप्लेस करने की बात की जाए, तो ये तो खराब लगेगा। तो आप देखेंगे कि इसी से नाराज होते हैं सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पर जो है इस पार्टी से त्याग पत्र देकर ये निकल जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? आपका 1939 में ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। तो अगर कभी पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस घटना के बाद की है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात कब की है? आपकी 1939 की है। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि दिनांक 20 जुलाई 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की। पूर्वी बंगाल और असम एक भाग, शेष बंगाल दूसरा भाग। ये किसके समय में? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड डलहौजी। बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन। अगर आप उस क्षेत्र को देखेंगे तो बंगाल जो है बहुत ही ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटिश टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। वहाँ की इकोनॉमी बहुत हाई थी। आप देखेंगे कि यहाँ पर होता क्या है कि 1905 में यहाँ पर वायसराय होता है आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन होता है? कर्जन। ये क्या करता है? ये बंगाल विभाजन के लिए एक एक्ट पारित करता है कि बंगाल का जो क्षेत्र है, आज जो हम बंगाल देखते हैं उसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। वो वेस्ट बंगाल क्यों कहलाता है? दरअसल आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, वो भी भारत का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में 1947 के बाद उसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में विभाजित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। जब देश आज़ाद हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाना चाहता है,
मुस्लिम धर्म को फॉलो करके अलग देश बनाना चाहता है, या कोई स्वतंत्र रूप से कोई देश बनाना चाहता है, स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है, या भारत में शामिल रहना चाहता है, तो इन सभी ऑप्शंस को जो है सभी के सामने रखा गया था। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान जो है आपका पश्चिमी पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान जो कि बंगाल वाला क्षेत्र था, इसको विभाजित कर दिया। लेकिन इसकी जो नींव है, जो ये विभाजन हुआ है बाद में 1947 में, इसकी रूपरेखा पहले से ही ब्रिटिशों ने तैयार कर दी थी और वो हमें देखने को मिलती है 1905 के बंगाल विभाजन में। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रिटिशों ने चालाकी दिखाई और फूट डालो राज करो की नीति को अपनाकर जो है इसको लागू किया। इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें बंगाल को क्या कर देना चाहिए, 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। एक होगा पश्चिमी बंगाल, ठीक है, एक होगा आपका पश्चिमी बंगाल और दूसरा होगा आपका पूर्वी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल। इसीलिए आज तक हम क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल कहते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी के द्वारा लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलना चाहिए, पश्चिम बंगाल का नाम बदलना चाहिए। तो ये जो घटना है ये कब की है, आपकी 1905 की घटना है और ये किसके समय हुई है, लॉर्ड कर्जन के समय हुई है। ठीक है, किसके समय हुई है, लॉर्ड कर्जन के समय इस घटना को जो है हुआ था। आप देखेंगे कि इस घटना में जो कलकत्ता का टाउन हॉल है वहां पर सभी जो देशवासी थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे, उन्होंने इस बंगाल विभाजन के बाद एक मूवमेंट चलाया जो कि आपसे पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, तो ये बच्चे आपका बंगाल विभाजन के समय चलाया गया, जिसमें कहा गया कि विदेशी वस्तुएं जो है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए, वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, यहां से क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, से यहां से लो कॉस्ट पर, बहुत कम कीमतों पे रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन लेकर जाते थे और वहां पे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था, मशीनीकृत हो चुका था, तो वहां पर उसको और ज्यादा अच्छे फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग करके भारत में सेम चीज को लाकर जो है उच्च दामों पे बांटा जा रहा था। तो यहाँ पर जब बंगाल विभाजन की बात की गई तो यहाँ पे ये बोला गया कि अब हम इन्हें समर्थन नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे, इनके द्वारा जो वस्तुएं लाई जा रही है उनका हम विरोध करेंगे और इसी को स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। यानी कि अब जो भारत के हथकरघा, ठीक है, हथकरघा, इस तरीके के जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनको ब्रिटिशों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, अब हम उनको जो है समर्थन करेंगे। यानी कि भारत में उत्पादित वस्तुओं का ही हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, यूज करना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी में आप देखेंगे कि यहाँ पे इसी घटना में आपका एक उत्सव मनाया जाता है, राखी उत्सव, राखी उत्सव, राखी उत्सव। ठीक है, तो ये जो घटना है ये क्या होती है, कर्जन के समय होती है। और आपको बता दूं कि ये घटना जो है लगातार चलती जाती है और उसके बाद 1911 में, ठीक है, 1911 में ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ जाता है कि भाई हमने जो डिसाइड किया है, यहाँ पर जो बंगाल को विभाजित करने की बात कही है, इससे ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, है ना। इसके बाद, इस घटना के बाद ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद आप देखोगे कि आगे चलकर ये जो बंगाल विभाजन है इसको कैंसिल किया जाता है और आप देखेंगे कि उसके बाद 1911 में इसकी कैपिटल, पहले क्या थी, ब्रिटिशों का मुख्य केंद्र हुआ करता था बंगाल, इसको ट्रांसफर किया जाता है कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, तो 1911 में जो है यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि 1912 में अब कलकत्ता से, जो कलकत्ता राजधानी थी, उसको क्या करना चाहिए, हमें ट्रांसफर कर देना चाहिए कहां पर, दिल्ली में, जिससे कि यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं उनको जो है रोका जा सके। तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ये घटना किसके समय की है, लॉर्ड कर्जन की। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, आपके ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, आपका भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। जितने भी मूवमेंट हैं, एसएससी में ज्यादातर सवाल आपके सीधे सीधे डेट से या फिर उसमें जो पार्टिसिपेट किए हुए मेंबर्स होते हैं उसी से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है वंदे मातरम। वैसे तो आपको मैंने बताया कि वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम
ठीक है, ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रूप में हमने इसे 1950 में अपनाया था। इसको किससे लिया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, आनंद मठ। ठीक है, इससे हमने इस वंदे मातरम को जो है लिया है। अब आप देखोगे, लेकिन वंदे मातरम यहाँ पे बात की गई है आंदोलन की। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जो प्रिय हुआ है वो कौन सा मूवमेंट है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसे आपको मालूम है कि 1942 में महात्मा गांधी और उनके साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे उन सभी ने मिलकर जो है भारत छोड़ो मूवमेंट चलाया था, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्स मिशन का विरोध किया जा रहा था। इसी के अलावा बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि दांडी मार्च यात्रा जो निकाली गई थी गांधी जी के द्वारा, उसके बाद यहाँ पे क्या खिलाफत आंदोलन की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में जो वादे किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनसे मुकर जाने के बाद आप देखोगे कि अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत मूवमेंट शुरू किया जाता है, जिसमें बाद में गांधी जी भी समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च मार्ग किस स्थान पर प्रारंभ हुआ है, साबरमती आश्रम पे गुजरात में, या फिर महालक्ष्मी मंदिर मुंबई में, संसद भवन दिल्ली में, जलियांवाला बाग पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, दांडी मार्च की। दांडी मार्च जो है गांधी जी ने गांधी जी के द्वारा एक आश्रम जो है गुजरात में बनाया गया, वहीं से गुजरात की साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात में ही एक जगह है दांडी, वहां तक उन्होंने पैदल यात्रा की। ठीक है, कब ये शुरू हुआ है, तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, यात्रा निकालते हैं ये 12 मार्च 1930 को, और 6 मार्च 1930 को ये कहाँ पहुंचते हैं, ये शुरुआत करते हैं साबरमती आश्रम से, और कहां तक की यात्रा होती है इनकी, दांडी स्थान तक, दोनों ही गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। कितने किलोमीटर की, ये सवाल एसएससी में पूछा गया है, 385 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ पर इनके द्वारा की जाती है। इसमें कई सारे लोग जो है यहाँ पर, हाँ जी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दांडी मार्च जो है गांधी जी के द्वारा की गई थी, और यहीं पर आप देखेंगे कि इससे ही जो आपका इरविन था, क्योंकि यही समय आपका 1930 में ही आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित हो रहा था। और ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है कि जो लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा था, जहां पे ब्रिटिशों ने कहा कि आइए, भारतीयों को बुलाया गया और कहा गया कि आइए और आप बताइए कि क्या क्या चीजें हमें आपके लिए करनी है ना। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है लंदन में, वहां पर इंडियन नेशन कांग्रेस से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ये चीज ब्रिटिशों को बड़ी परेशान करती है। इधर गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च निकाल दी गई। तो यहाँ पर ये किलोमीटर नहीं है, ये मील है, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेना। 385 मील की यात्रा जो है यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं गए, तो यहाँ पे गांधी जी से बात करने के लिए कौन आता है, इरविन। ठीक है, यहाँ पे कौन आएंगे, इरविन आएंगे। इसीलिए पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ है, इरविन गांधी समझौता। ठीक है, समझौता 1931 में। और यहाँ पे कुछ शर्तें रखी जाती हैं। इरविन कहता है कि पहली चीज तो ये कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो आप उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करिए। गांधी जी सहमत हो जाते हैं। हालांकि भारतीयों की तरफ से ये भी जोर दिया जा रहा था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी जा रही है उसको भी टाला जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी अपने अहिंसक रूप को जो है, अपने अहिंसक सिद्धांतों को ही आगे लेकर चलते हैं, और वो क्योंकि हिंसक रूप से जो स्टेप लिया गया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा, तो उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया। दूसरी चीज, इरविन ने कहा कि जो आप दांडी मार्च निकाल रहे हैं, जिसके तहत आपने क्या किया है, ये दांडी मार्च नमक
नमक तोड़ो कानून के लिए, नमक तोड़ो कानून। ठीक है, ब्रिटिशों का एकाधिकार था नमक पर, और यहाँ पर नमक को अपने हाथ में लेकर जो है इस कानून को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो गिरविन होता है वो कहता है कि भाई आप जो आंदोलन चला रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको यहीं पर रोक दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में डेस आयोजित किया गया, नागपुर में, मद्रास में, लाहौर में और कराची में। 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं बच्चे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और लाहौर में रावी नदी के तट पर आधी रात को खड़े होकर वो घोषणा करते हैं कि 26 जनवरी 1930 तक हम क्या कर लेंगे? पूर्ण स्वराज यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। अब डोमिनियन स्टेट की बात या डोमिनियन स्टेट की मांग जो है हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। तो ये कहाँ पर हुआ है? आपका लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल है, चौरा चौरी नमक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह। आपको बता दूं, चौरा चौरी कांड जो है गांधी जी के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था आपका। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1919 में क्या लाया गया? आपका रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, और इस समय जो वायसराय था वो कौन था? जेम्स फोर्ड यहाँ पर कौन था? अगर कभी पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय में लाया गया, तो जेम्स फोर्ड के समय इसको लाया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी एक्ट के विरोध में और साथ ही के साथ जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, ये जो चल रहे थे मूवमेंट, इन्हीं के विरोध में आप देखेंगे कि यहाँ पे गांधी जी डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे रॉलेट एक्ट आया है, इधर अली बंधुओं के द्वारा भी खिलाफत आंदोलन चला है। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं भी 1920 में असहयोग आंदोलन यहाँ पर जो है शुरू कर दूंगा। किससे? गांधी जी ब्रिटिश सरकार को अब किसी भी रूप में जो है किसी प्रकार का समर्थन यहाँ पर नहीं देंगे। ये आंदोलन चल रहा है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये जो आंदोलन है ये अहिंसक रूप से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर चौरा चौरी एक स्थान पर पुलिस कर्मियों का जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पर क्रांतिकारियों के द्वारा आग लगाकर उस पूरे स्टेशन में जो पुलिस कर्मी थे उनको यहाँ पर जला दिया जाता है। ठीक है, उनको क्या किया जाएगा? यहाँ पर जला दिया जाएगा। और इसी घटना से गांधी जी काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और 1922 में जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था गांधी जी के द्वारा, उसको वापस ले लिया जाता है। तो ये घटना बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका असहयोग आंदोलन। अगला सवाल है, काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से फांसी की सजा नहीं दी गई। यहाँ पे रोशन सिंह को राजेंद्र रेड्डी, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद। काकोरी षड्यंत्र जो है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे काकोरी षड्यंत्र ये 9 अगस्त 1925 को हुई घटना है। ठीक है, होता क्या है कि आप देखेंगे कि लखनऊ के पास ही एक जगह है काकोरी। हालांकि अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया है, अब उसे काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। और ये एक्शन कब लिया गया? आपका 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 1925 को। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि 1924 में, ठीक है, 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की जाती है 1924 में कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। और इसमें अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके
अजता की जाती है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ठीक है, कौन होते हैं इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अशफाक उल्लाह खां भी होंगे, रोशन सिंह भी होंगे और आपके चंद्रशेखर आजाद भी होते हैं। ये सभी लोग जो हैं इसके मेंबर होते हैं, इस संगठन में शामिल होते हैं। आप देखेंगे कि यही सारे मेंबर मिलकर यहाँ पर ब्रिटिश खजाना जो है, जो कि लखनऊ की ट्रेन, जो काकोरी ट्रेन है, इसमें ले जाया जा रहा था। और यहीं पर आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार को जवाब देने के लिए इस काकोरी ट्रेन को जो है इन्हीं लोगों के द्वारा, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, है ना, चंद्रशेखर, इनके द्वारा क्या किया जाता है? इस ट्रेन को लूट लिया जाता है। ठीक है, जिससे ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा नाराज होते हैं और बाद में आप देखोगे कि इन सभी लोगों को फांसी दी जाती है। ठीक है, इन सभी लोगों को फांसी दी जाती है। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जो है, इनको फांसी दी जाती है गोरखपुर में। ठीक है, बाद में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है। कहाँ पे? गोरखपुर में। इसी तरीके से अशफाक उल्लाह खां का पूछा जाता है, इन्हें फैजाबाद में इनको फांसी दी जाती है। और साथ ही के साथ रोशन सिंह को कहाँ पर? इलाहाबाद में जो है फांसी दी जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि इस घटना से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भाग निकलते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये बच जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को पकड़कर जो है ब्रिटिशों के द्वारा फांसी दे दी जाती है। आगे चलकर आप देखेंगे कि ये जो संगठन बनाया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये इस घटना के बाद शांत हो जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद क्योंकि भाग चुके थे, इन्होंने आगे चलकर 1928 में इसी संगठन को दोबारा से जीवित किया और इसका नाम रखा HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, एसोसिएशन। ठीक है, और ये कहाँ पे गठित किया गया? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, कोटला में। तो यहाँ पर एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की जाती है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। इस घटना से संबंधित जितने भी लोग हैं, रोशन सिंह हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए, राजेंद्र लहड़ी, इन सभी का नाम याद रखिएगा। और किसको कहाँ पे फांसी दी गई है, ये सवाल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये भी याद रखना है कि ये संगठन दोबारा से पुनर्जीवित किया जाता है 1928 में। किसके द्वारा? आपके चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया जाता है और इसका नाम बदलकर क्या कर देते हैं? अब यहाँ पर आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके थे अहिंसा व असहयोग पर आधारित सत्याग्रह, हिंसा पर आधारित सत्याग्रह, सशस्त्र विद्रोह या फिर असहिष्णुता। ठीक है, यानी कि इनटॉलरेंस। तो यहाँ पर आपको मालूम है गांधी जी जो है ये अहिंसावादी थे, है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर सही हो जाएगा कि गांधीवादी जो विचारधारा है ये अहिंसा और असहयोग पे, इसीलिए इन्होंने देखिए भूख हड़ताल, अनशन, ये सब कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी के द्वारा ही दिए गए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। अहिंसा, इसीलिए हम 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती के साथ साथ हम अहिंसा, विश्व अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। कब? 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत का पहला आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ किया? चंपारण में, सूरत में, दांडी में या फिर वर्धा में? बताइए आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? गांधी जी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन जो है ये कौन सा रहा है? महात्मा गांधी का पहला आंदोलन बताओ भाई। रहीम, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो बताओ यहाँ पर, बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी का पहला आंदोलन आपको पता है चंपारण सत्याग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि 9
जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से उस आंदोलन में जो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया उसकी विजय हासिल करके ये पूर्ण रूप से भारत आ चुके थे। इसके बाद गांधी जी किससे मिलते हैं? गोपाल कृष्ण गांधी जी मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से, कृष्ण गोखले, और इनसे सलाह मशवरा लेते हैं। ठीक है, अच्छा एडवाइस देते हैं, इसीलिए यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये क्या हो जाते हैं? इनके राजनीतिक गुरु हो जाते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु बन जाते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, राजनीतिक गुरु कि मुझे क्या करना है। इन्होंने कहा भ्रमण कीजिए, तो ये पहुंच जाते हैं 1916 के अधिवेशन में। यहाँ पर कौन? गांधी जी। ये हो रहा था लखनऊ में, और एक व्यक्ति थे जो चंपारण के थे, उनको खबर लग जाती है कि गांधी जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जो है ये मिलने पहुंच जाते हैं किससे? गांधी जी से, और बताते हैं कि चंपारण जो है यहाँ पर नील की खेती जो है, नील की खेती से किसान जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। किसानों को यहाँ पर उनके अधिकार के लिए जो है आप हमारे साथ चलिए और कुछ कीजिए। तो यहाँ पे होता क्या था कि नील की खेती 1/20 भाग पर क्या होती थी? नील की खेती की जाती थी। ठीक है, और इसी को तिन कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब की बात है? 1917 को। 16 में मिलते हैं, 17 में चंपारण पहुंच जाएंगे। 17 में चंपारण पहुंचेंगे, उसके बाद आप देखोगे 1918 में खेड़ा आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, 1918 में खेड़ा आंदोलन, जहां पर हाँ जी बिल्कुल, दूसरा कौन सा है? खेड़ा आंदोलन। इसी के बाद 1900 यहाँ पे खेड़ा आंदोलन होता क्या है कि जो फैक्ट्री में फ्लेग फैलने की वजह से फिर भी ब्रिटिशों के द्वारा उच्च दरें जो है इनसे मांग की जा रही थी किसानों से। इसके बाद आप देखेंगे 1918 में एक और आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया जाता है, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो ये सारे के सारे, उसके बाद 1919 में वो खिलाफत से जुड़ जाते हैं, खिलाफत से जुड़ जाएंगे। 1920 में असहयोग चालू कर देंगे, असहयोग आंदोलन जो है इनके द्वारा शुरू किया जाता है। अगला सवाल है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो? इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि ये सवाल मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। फटाफट से बताइए रहीम, यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? बताइए, अभी अभी मैंने ये सवाल आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर आंसर करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस, जादू गोपाल मुखोपाध्याय के द्वारा या हेमचंद्र घोष के द्वारा? बताइए। डी बिल्कुल सही। बताओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फटाफट से आंसर करिए यहाँ पर। तो ये किससे की है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, कब की गई है? कमेंट करके बता दो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई है। अगले सवाल पे चलते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, CR दास या फिर राजा राम मोहन राय? ये सवाल आपसे काफी बार पूछा गया है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बताइए। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? आपके 1905 में। किसने की थी? 1905 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक देश के सत्र में आयोजित की गई? फैजपुरी में, कलकत्ता में, बॉम्बे में या फिर त्रिपुरी में? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन
बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। देखो, बॉम्बे में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका अधिवेशन हो रहा था, ये हो रहा था आपका 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। कहाँ पर? बॉम्बे में। कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा था? बॉम्बे में। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, इसे गांधी जी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? आपका बॉम्बे में। आपको बता दूं कि सिर्फ गांधी जी ही नहीं, यहाँ पे जो, हालांकि ये जो मिशन, ये जो आंदोलन चलाया जा रहा था, ये किसके खिलाफ था? क्रिप्स मिशन के, ठीक है। कभी पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन के खिलाफ इसको चलाया गया था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है। कहाँ पर? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में इसको आयोजित किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या इसके अलावा अरुणा आसफ अली का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। इनका संबंध भी किससे है? इस मूवमेंट से है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए आपके, नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, और इसके अलावा अरुणा आसफ अली, ठीक है, अली, अरुणा आसफ अली, इनको बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 5 महिलाओं को किया गया है, उसमें आपकी अरुणा आसफ अली भी है। तो याद रखिएगा, ये कहाँ पे हुआ है? बॉम्बे सत्र में इसको आयोजित किया गया। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? रॉलेट सत्याग्रह से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको कराया है, फटाफट से बताइए कि यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, कमेंट आपके जो है मुझे थोड़ा सा लेट मिल रहे हैं, बट एनीवेज कोई बात नहीं, कमेंट आपके थोड़े से लेट आ रहे हैं। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताओ कि आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, फटाफट से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बताओ, गांधी इरविन समझौते का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार आजाद हिंद का गठन कहाँ हुआ? सिंगापुर में, टोक्यो में, बर्लिन में, या फिर आपका रोम में? आजाद हिंद फौज जो कि रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में कहाँ पे गठित किया गया? आजाद हिंद फौज जो है इसे 1942 में रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है ये कहाँ पे गठित की गई थी? जापान टोक्यो में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? टोक्यो आंसर सही हो जाएगा। और किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, ठीक है, बाद में अंतरिम सरकार जो है ये यहाँ पर बनाई गई, ये बनाई थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने, और ये कब बनाया था? 1943 में। कहाँ पर? सिंगापुर में, ठीक है। तो यहाँ पर आजाद हिंद फौज, उसकी स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में की जाती है। अंतरिम सरकार का गठन जो है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर दोनों नाम याद रखिएगा, जापान और टोक्यो और आपका सिंगापुर। अगला है 1916 के लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? भारतीय मुस्लिम लीग और गांधी के बीच, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लॉर्ड हार्डिंग के बीच में, हार्डिंग और महात्मा गांधी की। बताइए, ये सवाल मैंने आपको बहुत डिटेल में बढ़ाया है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसमें ये चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की है। फटाफट से बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र मानस रवि,
बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 1907 का अधिवेशन याद है, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो दो गुटों में बट गई थी, एक थे नरमपंथी और एक थे गरमपंथी, उग्रवादी और उदारवादी लोग। यहाँ पर जो 1916 का अधिवेशन है, यही लोग आकर जो है इसमें क्या होंगे, एक साथ आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ये दोनों ही एक साथ शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है, ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी। बताइए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार ये पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी गई है। फटाफट से आंसर करिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो बताओ यहाँ पर सभी का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा गांधी की बात करें तो यहाँ पर सत्य के प्रयोग, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। इसके अलावा गांधी जी की एक और पुस्तक है, हिंद स्वराज। गांधी जी की कई सारी किताबें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो इनके द्वारा कई सारी जो किताबें हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जैसे गीतांजलि को तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1913 में, जो कि पहला साहित्य पुरस्कार था नोबेल का। ठीक है, तो यहाँ पर गीतांजलि किसका है? गीतांजलि है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है, इस किताब को यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1906 में, 1909 में, 1911 या फिर 1913 में? बताइए, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ है? बंगाल विभाजन फटाफट से बताइए। देखो, बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि अब राजधानी जो है ये कहाँ स्थानांतरित कर देनी चाहिए? कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर देनी चाहिए। तो याद रखिएगा, दिल्ली को राजधानी के रूप में 1912 में गठित किया गया था। ठीक है, और किसके समय पे? विभाजन का प्रस्ताव कौन लेके आया? कर्जन। और यहाँ पर जो राजधानी ट्रांसफर की जा रही है, हस्तांतरित ये की जा रही है लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1911। अगला सवाल है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात की खेड़ा आंदोलन में सत्याग्रह किया? 1916, 1920, 1919, 1918? बताइए, इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे जल्दी से, फटाफट से बता दो। यहाँ पर सभी का आंसर क्या हो जाएगा? मानस, सुरेंद्र, रवि, फटाफट से बताएंगे यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? अभी बताया है, जल्दी से बता दीजिए किसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा। खेड़ा आंदोलन की बात की जा रही है बच्चे, खेड़ा आंदोलन, गुजरात का खेड़ा आंदोलन। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में दो आंदोलन होते हैं, एक खेड़ा आंदोलन, एक अहमदाबाद आंदोलन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1918 हो जाएगा। ठीक है, 1918 में दो मूवमेंट होते हैं, एक खेड़ा आंदोलन, एक अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका अब तक का पूरा हिस्ट्री जो है हमने यहाँ पर कवर किया है। हिस्ट्री से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी
वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और कल हम नया सब्जेक्ट जो है उसको देखेंगे। तो तब तक ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और जितना हिस्ट्री में अभी तक पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कहानी है, पढ़ते जाओगे जितने उतना मजा आएगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।